हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एच के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम आज पढ़ेंगे कि एच क्या होता है और एच वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। लगभग हम लोग सारे वर्ब्स के बारे में जानेंगे जो कॉमन है, जैसे गेट, पोस्ट एट्सेट्रा, एंड जो थोड़े अनकॉमन जैसे कि हेड, ऑप्शंस, ट्रेस, हम सब देखेंगे कि क्या होते हैं। देन हम स्टेटस कोड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो भी सीरीज़ होती हैं, 1 सीरीज़, 2 सीरीज़, 3, 4, 5, उन सब में डिफरेंस क्या क्या होता है और जो कॉमनली यूज कोड्स हैं वो क्या क्या होते हैं। देन हम लोग देखेंगे हेडर्स क्या होते हैं, हेडर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो एच क्या होता है? तो एच एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ आता है। जैसे कि आप HTML फाइल हो गई, इमेज हो गया, CSS या JSON, इन सब के ट्रांसमिशन के लिए एच यूज़ होता है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। तो आप हमारे पास एक एच होता है एंड एक HTTPS होता है। इन दोनों में आप देख सकते हो कि सिर्फ एक S का फ़र्क है। तो ये S का मतलब होता है सिक्योर। तो अगर आप HTTPS का यूज़ करके कोई भी ट्रांसमिशन करोगे तो वो इनक्रिप्टेड रहेगा, एंड प्लेन HTTP में वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट रहता है, तो वो कोई भी रीड कर सकता है। अगर अटैक होता है तो HTTPS में डेटा इनक्रिप्टेड रहेगा, तो कोई देख नहीं सकता, बस खाली टारगेट देख सकता है। एच का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि आपको आपके पास एक पेज है, या तो फॉर एग्जांपल HTML डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर लिंक्स हैं अलग अलग अदर HTML डॉक्यूमेंट्स के, तो वो होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मतलब ट्रांसमिशन, एंड प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स। सो ये ट्रांसफर कहाँ पे होता है? तो ट्रांसफर जनरली हम लोग बात करते हैं वो सर्वर और क्लाइंट के बीच में, क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। तो अब देखते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। तो हमारे पास एक क्लाइंट है, क्लाइंट एक ब्राउज़र हो सकता है या मोबाइल ऐप या तो कोई दूसरा सर्वर हो सकता है, एक बैकएंड। तो जो भी रिक्वेस्ट करेगा उसे हम क्लाइंट कहेंगे, एंड जो फाइनली रिस्पॉन्ड करेगा उसे हम कहेंगे सर्वर, बिकॉज सर्वर इज सर्विंग समथिंग। सो फॉर एग्जाम्पल हमने google.com सर्च किया ब्राउज़र में, तो हमारा ब्राउज़र जो हो गया वो क्लाइंट हो गया, एंड गूगल का जो सर्वर होगा जिससे हमको HTML फाइल मिलेगी वो एक सर्वर हो जाएगा। तो जो ब्राउज़र होगा वो HTML फाइल हमें सर्व कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सर्वर। तो अब HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। स्टेटलेस का मतलब कि जब भी हम कोई रिक्वेस्ट करेंगे और सर्वर रिस्पॉन्ड कर देगा, जब सेकंड टाइम में दोबारा से हम क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तब सर्वर के लिए ब्रांड न्यू रिक्वेस्ट होगी। सर्वर को नहीं पता कि पहले ही क्लाइंट रिक्वेस्ट कर चुका है, तो उसके लिए सारे रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंट हैं, उनके आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। देन आप देखते हैं कि HTTP और HTTPS में क्या फ़र्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि अगर हम पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डेटा, कुकी, ये सब सारी चीज़ें हम भेज रहे हैं, मतलब इसमें रिक्वेस्ट हेडर, रिक्वेस्ट बॉडी की चीज़ें आती हैं। तो अगर हम ये भेजते हैं क्लाइंट से सर्वर की तरफ या सर्वर से क्लाइंट की तरफ डेटा वापस आता है, तो ये सारा प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा और अटैकर डायरेक्टली उसको देख सकता है। बट अगर हम HTTPS यूज़ करते हैं तो उसके अंदर डेटा इंक्रिप्ट होकर जाएगा। इंक्रिप्शन हम देखेंगे बाद में कि कैसे होता है। तो जनरली HTTPS में आजकल TLS यूज़ होता है, पहले SSL यूज़ होता था, तो TLS ज़्यादा सिक्योर है, ज़्यादा फास्ट है। और HTTP का जो पोर्ट होता है वो 80 होता है, HTTPS का जो पोर्ट होता है वो 443 होता है। अब HTTP और HTTPS के अलावा भी और प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि FTP है और SMTP है, DNS है, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं अलग अलग एप्लीकेशन लेयर पे। देन आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें होंगी जो कि इनक्रिप्टेड रहेंगी HTTPS के अंदर। तो रिक्वेस्ट बॉडी हो गया, पासवर्ड, कुकीज़, हेडर्स, ये सारी चीज़ें हम इनक्रिप्ट करके भेज सकते हैं। ये सब चीज़ें खुली नहीं हो सकती, एंड URL के अंदर आप जो भी सेंड करते हो वो कोई भी देख सकता है। तो भले ही HTTPS हो या HTTP हो, URL के अंदर हमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं भेजनी होती है कभी भी। अब हम देखते हैं एक ये पूरा URL है, इसमें हमारे पास एक HTTPS है, तो इससे कहते हैं प्रोटोकॉल या स्कीम। यहाँ पे HTTP हो सकता है, WS हो सकता है, FTP हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देन ये हमारा डोमेन नेम है, देन ये पोर्ट है, देन ये आगे का पाथ हो गया, एंड ये क्वेरी पैरामीटर्स हैं। तो आपने जब भी आप google.com सर्च करोगे तो आपको 443 स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है, रादर आप सीधा google.com लिखते हो तो और HTTPS के साथ में है, तो बाय डिफॉल्ट वो सर्वर पे रिक्वेस्ट 443 पोर्ट पर ही भेजेगा। आप अगर HTTP लिखते हो
तो बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट 80 पोर्ट पे जाएगी। देन एचटीटीपी का रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एचटीटीपी मतलब एक प्रोटोकॉल है, तो हमारे पास एक मैसेज का फिक्स स्ट्रक्चर होगा। तो ये रिक्वेस्ट का जो पूरा कंटेंट रहता है वो इस तरह से रहता है कि फर्स्ट लाइन में हमारे पास एचटीटीपी मेथड आएगा, इसे एचटीटीपी वर्ब भी बोलते हैं। और तरह के मेथड्स होते हैं जैसे गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड, ऑप्शंस, ये सब हम देखेंगे आगे क्या होता है। देन जो हमारा पाथ होने वाला है वो रहेगा। देन एचटीटीपी का वर्जन कौन सा है वो स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद में हमारा हेडर्स आता है, इसमें हम होस्ट स्पेसिफाई करेंगे कि ये रिक्वेस्ट जो है वो किस यूआरएल पे जाने वाली है। ये रिक्वेस्ट जाने से पहले हमारा जब भी ब्राउज़र भेजेगा रिक्वेस्ट सर्वर को, तो हम अपने एप्लीकेशन कोड में ये स्पेसिफाई करेंगे, जो भी लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे वो ऑटोमेटिकली ये हेडर अपेंड करती हैं। फिर हमारा आईपी एड्रेस रेजोल्यूशन होगा। तो ये जैसे api.example.com है, इससे रिजॉल्व होगा पहले कि जो आईपी एड्रेस है इस वाले डोमेन का वो क्या है, उसके बाद रिक्वेस्ट आएगी। देन ये बॉडी है, ये बॉडी ऑप्शन होती है, ऑप्शनल। गेट के साथ हम बॉडी नहीं भेजते हैं, रिकमेंडेड नहीं रहता। बाय डिफॉल्ट ऑलमोस्ट जितने भी एपीआई क्लाइंट्स होते हैं उन सब में बॉडी अलाउड नहीं रहती है, आप बॉडी भेज ही नहीं सकते गेट रिक्वेस्ट के साथ में। एंड अगर आप भेजते भी हो तो हो सकता है कुछ सर्वर एक्सेप्ट करें, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि बहुत सारे सर्वर्स आपके डेटा को हटा सकते हैं। तो गेट एंड डिलीट एक ऐसा मेथड्स होते हैं जो कि हम बॉडी नहीं भेजनी चाहिए। पोस्ट, पुट, पैच में बॉडी भेजनी चाहिए, क्योंकि उनका पर्पज़ ही यही है। देन अब हम देखते हैं कि अगर ये रिक्वेस्ट है, हम रिस्पांस यहाँ पे क्या रिस्पांस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा। तो आप देख सकते हो कि ये रिक्वेस्ट है और ये रिस्पांस है। रिक्वेस्ट में हमारे पास हमने वही एचटीटीपी मेथड स्पेसिफाई किया, देन हमने पाथ दिया, देन हमने एचटीटीपी का वर्जन लिखा, और ये api.example.com है जो कि ये सर्वर होगा, ये रिस्पॉन्ड करेगा इधर से। और हमने लिख रखा है एक्सेप्ट एप्लीकेशन स्लैश जेसन। जब सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो भी कंटेंट टाइप में एप्लीकेशन स्लैश जेसन भेजेगा। अगर ये नहीं स्पेसिफाई करता है, मतलब जो रिक्वेस्ट है उसका एक्सेप्ट हेडर और जो रिस्पॉन्स है उसका कंटेंट टाइप, ये दोनों हेडर आपस में एग्जैक्टली मैच होने चाहिए, एल्स ब्राउजर एरर थ्रो कर देगा। तो रिक्वेस्ट जो क्लाइंट डेटा मांग रहा है एंड रिस्पॉन्स जो सर्वर हमें दे रहा है। अब इसमें कॉमन एचटीटीपी कोड्स, स्टेटस कोड्स होते हैं, जैसे कि 200 सक्सेस, 201, 400, 404, 500। तो जो 2 से स्टार्ट होने वाले होते हैं वो सारे सक्सेस कोड्स होते हैं, 4 से वो सारे एरर कोड होते हैं जो कि क्लाइंट की वजह से एरर आई है, एंड जो 5 से स्टार्ट होने वाले होते हैं वो सारे सर्वर के एरर कोड्स होते हैं, जो कि जिसमें क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सर्वर की कोई इंटरनल प्रॉब्लम है। अब हम जब भी हम google.com टाइप करेंगे URL के अंदर, तो हमें पोर्ट स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। बाय डिफॉल्ट अगर हम HTTPS दे रहे हैं तो ब्राउजर का पूरा काम होता है कि वो आईपी एड्रेस रिजॉल्व करके देन साथ में पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करेगा। आप ये जो रिक्वेस्ट का जो ये सारी चीज़ें देख रहे हो, ये आपको कंप्लीटली नहीं लिखनी पड़ती है। आप जो भी एपीआई क्लाइंट यूज़ करोगे, रेस्ट क्लाइंट, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में फेच होता है, फेच में आप बस यूआरएल स्पेसिफाई करोगे एंड हम अदर ऑप्शंस में मेथड दे सकते हैं। आप उस फॉर्मेट में स्पेसिफाई करोगे तो जो रिक्वेस्ट जाएगी ब्राउजर भेजेगा सर्वर को, वो इसी फॉर्मेट में भेजेगा। तो आप देख सकते हो जब भी ब्राउजर मतलब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा तो ऑटोमेटिकली पोर्ट ऐड करके ही भेजेगा। तो मैं आपको ब्राउजर में एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास example.com है, मैंने ये पूरा पाथ लिखा है https://example.com। अब मैं एंटर करता हूँ तो आप देखोगे तो यहाँ से हमको 200 हो गया रिस्पॉन्स मिलेगा, एंड आप देखो तो यहाँ पे 443 पोर्ट अटैच हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने https डाला था। आप बाकी चीज़ पे देख सकते हो कि सर्वर ने हमें क्या क्या रिस्पॉन्स किया है, कि यहाँ पे सिर्फ गेट और हेड ही अलाउड है, मतलब अगर इस पर हम पोस्ट रिक्वेस्ट मारने का ट्राई करें तो वो एरर आ जाएगी। 405 कोड होगा, मेथड नॉट अलाउड, वो आएगा। देन हमारा कंटेंट टाइप जो भी आया है ये text/html है, और ये हमारे रिक्वेस्ट हेडर्स हैं, आप ये भी देख सकते हो। देन अगर मैं यहाँ पे HTTP करूँ तो आप देखोगे तो टोटल 2 रिक्वेस्ट हुई हैं। एक जब HTTP डाल के हमने रिक्वेस्ट किया तो सर्वर जो होगा वो 307 से हमें स्टेटस कोड हमें देगा
ये रिडायरेक्शन के लिए कोड है क्योंकि HTTPS पे वो रिडायरेक्ट करना चाह रहा है। और आप अगर एग्जांपल में मतलब हेडर में देखोगे रिस्पॉन्स हेडर में, तो लोकेशन में ये लिखा हुआ है कि हमें इस URL पे भेजना है। तो ये वापस से example.com HTTPS के साथ में इस पर रिक्वेस्ट करेगा और हमें ये HTML पेज मिल जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे कोई रैंडम पाथ डाल के ट्राई करते हैं तो आप देखो तो यहाँ पे एरर आई है बिकॉज ये पाथ URL पेजेस नहीं कर रहा है, तो इसलिए 404 नॉट फाउंड एरर आ रही है। ओके, और आप यहाँ पे देखो तो एक यूजर एजेंट का टैब यूजर एजेंट का रिक्वेस्ट हेडर आता है जो कि ब्राउजर सेट करता है। तो यहाँ पे जो ये यूजर एजेंट का जो रिक्वेस्ट हेडर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको उसका यूज केस दिखाता हूँ youtube.com पे। तो हमने अगर youtube.com सर्च किया है तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे पेज मिल गया और इसका रिक्वेस्ट हेडर में यूजर एजेंट हमारे पास ये था, ये क्रोम एंड मैक ये लिखा हुआ है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो ब्राउजर है वो की वेबसाइट जो है वो डेस्कटॉप में खुलने वाली है, कंप्यूटर में खुलने वाली है, फ़ोन में नहीं खुलेगी। बट अगर मैं यूज़र एजेंट चेंज कर दूँ तो आप यहाँ पे मोर टूल्स में जाके एंड नेटवर्क कंडीशन में जाके चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो तो यूज़ ब्राउजर डिफ़ॉल्ट अभी सेलेक्टेड है, अगर मैं इसे चेंज कर देता हूँ और ये एंड्रॉइड सेलेक्ट कर लेता हूँ इसमें से, देन अगर मैं रिक्वेस्ट मारता हूँ youtube.com पे तो आप देख सकते हो youtube.com में 302 हमें रिडायरेक्ट कर दिया है, 302 फाउंड हुआ है, बट हमें दूसरा लोकेशन पे भेजा है। आप देख सकते हो लोकेशन यहाँ पे m.youtube.com है बिकॉज यूट्यूब की ये साइट मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, तो हमें इस लोकेशन पे जाने के लिए बोला है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा यूज़र एजेंट सेट था वो एंड्रॉयड था इस बार, इसीलिए ऐसा हुआ है। इसीलिए आप अगर मोबाइल में youtube.com खोलोगे तो आप हमेशा इसी पे लैंड करोगे रादर देन youtube.com प्लेन। थैंक यू। तो अब हम पढ़ते हैं HTTP वर्ब्स के बारे में। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब्स हैं वो गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट है। इन्हें HTTP मेथड्स भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो जैसे गेट क्या करता है कि अगर हमें सर्वर से डेटा लेके आना है तो उसके लिए गेट, पोस्ट अगर कोई नया रिसोर्स क्रिएट करना है, और पुट अ पैच अगर उसे अपडेट करना है, डिलीट अगर वो रिसोर्स रिमूव करना है। अब गेट के अंदर कोई बॉडी नहीं होगी, बस हम जो भी करेंगे URL से करेंगे। पोस्ट के अंदर बॉडी होगी बिकॉज हमें नया रिसोर्स क्रिएट करना है, तो डेटा चाहिए होगा जो भी क्रिएट करना है। पुट अ पैच के अंदर भी बॉडी होगी क्योंकि अपडेट करना है। डिलीट के अंदर भी बॉडी हम नहीं रखते हैं, मतलब ये इंकरेज नहीं होता है, ये बैड प्रैक्टिस होती है। जो भी हम करेंगे रिमूव करना है तो URL के थ्रू करते हैं। ये बेसिक REST API के फंडामेंटल्स हैं। तो अब जो CRUD वर्ड होता है, मतलब ये वेब डेवलपमेंट में बहुत कॉमन है। तो CRUD क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो क्रिएट करने के लिए पोस्ट, रीड करने के लिए गेट मेथड, अपडेट के लिए पुट और पैच, डिलीट करने के लिए डिलीट। तो और पुट और पैच में क्या फ़र्क होता है? तो पुट क्या करता है कि कंप्लीटली रिसोर्स क्रिएट करता है, मतलब अगर क्रिएट नहीं अपडेट करता है, मतलब हमें फुल रिसोर्स भेजना पड़ता है जो भी है। बट पैच अगर हमें उस रिसोर्स की कोई पर्टिकुलर फील्ड अपडेट करनी है तो हम पैच रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे बुक्स का डेटा है, तो अगर बुक का सारा कंप्लीट सारी डिटेल्स हमें चेंज करनी है तो हम पुट यूज़ करेंगे। एल्स अगर हमें सिर्फ बुक का नेम चेंज करना है या प्राइस चेंज करनी है तो उसके लिए हम पैच रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हो सैम्पल रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो भी है, तो ये HTTP का मैसेज का फॉर्मेट होता है। तो हमने इसमें URL दिया, जो भी हमें पाथ है, HTTP वर्जन और होस्ट, और हम चाहें तो यहाँ पे ऑथराइजेशन भी दे सकते हैं अगर हमारा जो भी रिक्वेस्टेड रिसोर्स है वो उसको ऑथराइजेशन चाहिए तो। देन हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा, हमको 200 ओके मिल जाएगा, और रिस्पॉन्स बॉडी में जेसन आएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन है, तो वही एक्सेप्ट में भी एप्लीकेशन स्लैश जेसन है। और गेट आइडेंटिफाइड होता है, क्यों? क्योंकि हम जितनी बार भी गेट करेंगे हमें सेम डेटा मिलेगा और सर्वर पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आइडेंटिफाइडेंसी का मतलब होता है कि सर्वर पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर पोस्ट रिक्वेस्ट रिसोर्स क्रिएट करने के लिए होता है। जैसे हम कोई यूज़र्स हैं
यूज़र्स की लिस्ट है, हमें उसमें एक यूज़र बढ़ाना है, मतलब एक नया यूज़र ऐड करना है। तो हम यही पाथ देंगे, देन हम बॉडी देंगे जो भी यूज़र इनके हमें चाहिए, नया यूज़र चाहिए उसकी डिटेल्स देंगे। तो ये हमको नया रिसोर्स बन जाएगा, देन हमें आईडी मिल जाएगी। और हम चाहें तो सर्वर से लोकेशन दे सकते हैं कि जो भी नया यूज़र आया उसकी डिटेल्स अगर मांगनी है तो हम ये पाथ यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि गेट में हम यहाँ पे पाथ में यूज़र स्लैश वो आईडी दे रहे थे। सिमिलरली हम लोकेशन में हमको मिल जाएगा कि जो हमें वापस में जो भी आईडी है नया यूज़र क्रिएट हुआ है उसकी। अब ये आइडेम्पोटेंट नहीं होता है बिकॉज अगर हम मल्टीपल टाइम सेम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मल्टीपल यूज़र क्रिएट होते रहेंगे डुप्लीकेट। उनकी आईडी अलग अलग होगी बट उनका जो बाकी डिटेल्स हैं वो सेम होंगे। फिर रिप्लेस जो कि पुट करता है, तो पुट में क्या है, जैसे हमने यहाँ पे यूज़र की आईडी दे दी और बाकी सारी फील्ड्स दे दी हैं, तो ये जो भी अगर यूज़र हमारा एग्जिस्ट करता होगा तो उसकी सारी डिटेल्स रिप्लेस जाएंगी इस नए यूज़र की डिटेल से। और हम जितनी बार भी रिप्लेस करते हैं, मतलब जितनी बार पुट रिक्वेस्ट मारते हैं, सेम इफेक्ट आएगा सर्वर पे, कोई भी नया कुछ भी अलग मतलब चेंज नहीं होगा अलग अलग रिक्वेस्ट मारने पे। तो इसीलिए आइडेम्पोटेंट होता है। देन पैच पार्शियल अपडेट है, तो इसमें हम देख सकते हो कि हमें अगर सिर्फ ईमेल ही अपडेट करना है तो हम सिर्फ ईमेल भेजेंगे और साथ में यूज़र आईडी भेज देंगे। आप यूआरएल में भी यूज़र आईडी भेज सकते हो, एल्स यहाँ पे आईडी भेज सकते हैं अलग से बॉडी के अंदर। अगर रिसोर्स रिमूव करना है तो हम यूआरएल में भेज देंगे आईडी एंड बॉडीज भेजने की ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर देगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 204 स्टेटस कोड आया है बिकॉज डिलीट हो गया, बट वापस रिस्पॉन्स भेजने की ज़रूरत नहीं थी तो हमने 204 भेज दिया, नो कंटेंट। और आप देख सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल हमें बॉडी भेजनी होती या कुछ और साथ में भेजना होता तो हम 200 भेजते और साथ में बॉडी भेज देते, और अगर रिसोर्स मिला ही नहीं तो 404 भेज सकते हैं। ये भी आइडेम्पोटेंट होता है। अब जो अदर HTTP मेथड है अदर दैन गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट, वो है हेड ऑप्शंस ट्रेस और कनेक्ट। तो हेड ऑप्शंस क्या करता जो हेड होता है हेड रिक्वेस्ट, वो क्या करता है कि सिमिलर टू गेट होता है बट इसमें कोई बॉडी नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ हेडर आता है। मतलब हम ये चेक कर सकते हैं कि जो भी रिसोर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हमें डेटा नहीं चाहिए, बस चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो हम हेड का यूज़ कर सकते हैं। देन ऑप्शंस किस लिए होता है? ऑप्शंस होता है चेक करने के लिए कि कौन से HTTP मेथड वो सर्वर सपोर्ट करता है, तो उसके लिए हम ऑप्शंस रिक्वेस्ट मार सकते हैं। देन ट्रेस रिक्वेस्ट होती है। सो ट्रेस रिक्वेस्ट क्या करता है कि हमने सर्वर से सपोज सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी, तो उसके बीच में जो कुछ भी बीच में और इंटरमीडिएट सर्वर आए होंगे तो उन्होंने कुछ डेटा चेंज किया कि नहीं किया, वो हम ट्रेस रिक्वेस्ट से पता कर सकते हैं। ये बेसिकली डिबगिंग पर्पस के लिए यूज होता है। देन कनेक्ट होता है। तो कनेक्ट फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट है और हमें दूसरी जगह पे कनेक्ट करना है, जैसे हमें SSH अलाउड नहीं है बट HTTP अलाउड है, तो टनलिंग के लिए कनेक्ट काम आता है। तो टनलिंग क्या होती है कि हम HTTPS में अपने जो रिक्वेस्ट है उसको रैप करके भेजेंगे। तो कोई भी रिक्वेस्ट है जो कि नॉन HTTP है उसे हम रैप करते हैं HTTP पैकेट के अंदर और भेजते हैं, तो ये होता है टनलिंग। जैसे कि हमारे पास एक प्रॉक्सी है, तो हमने प्रॉक्सी रखी, क्लाइंट से रिक्वेस्ट गई प्रॉक्सी पे, प्रॉक्सी से सर्वर की तरफ जाएगी। अब आप देख सकते हो कि हेड अगर करेंगे तो हमें सिर्फ हेडर मिलेगा, रेस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे हमने लार्ज वीडियो, ये MP4 है, हमें फाइल डाउनलोड नहीं करनी बट हम चाहते हैं कि पता चल जाए कि ये फाइल है कि नहीं है। बस यहाँ पे 200 क्या आ गया, इसका मतलब फाइल है, और यहाँ पे फाइल की डिटेल्स आ गई। देन ऑप्शंस जो भी चेक करना है कि अलाउड मेथड कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें। इसके लिए कोर्स के टाइम पे यूज़ आता है। और ट्रेसिंग, तो हमने जब ट्रेस रिक्वेस्ट मारी तो पहली बात तो हमें 200 की मिला, और जहाँ साथ में जो बॉडी ओरिजिनल रिक्वेस्ट की थी वो बॉडी मिल गई। तो ऐसा अगर बीच में और सर्वर्स आते हैं तो हमें वो बॉडी इंक्रीज होती जाएगी हर बार। देन ये टनलिंग के लिए है। तो अब टनलिंग का एग्जांपल, जैसे कि हम लोकल होस्ट पे हैं, हमें आउटर वर्ल्ड को अपना जो वेबसाइट है वो सर्व करनी है, तो क्लाउडफ्लेयर में टनलिंग का एक ऑप्शन होता है, तो हम क्लाउडफ्लेयर टनलिंग यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि क्लाउडफ्लेयर की तरफ
जो मतलब अगर किसी को हमारे वेबसाइट से कनेक्ट करना है तो क्लाउडफ्लेयर पे रिक्वेस्ट भेजेगा, क्लाउडफ्लेयर का जो प्रॉक्सी होगा वो हमसे कनेक्ट करेगा, तो बीच में ये प्रॉक्सी की लेयर आएगी, इसी के लिए हम ये कनेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो जो प्रॉक्सी होगा बस वो डेटा टू एंड फ्रो करेगा, उसका बीच में कोई यूज नहीं आएगा, बट जो हमारा क्लाइंट होगा वो प्रॉक्सी से कनेक्ट करेगा, इसके लिए कनेक्ट मेथड यूज होगा, और वो ये नहीं चेक करेगा कि उसके अंदर क्या है, बट बस वो डेटा फॉरवर्ड करेगा और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हो कि आइडेंटिफाइड मेथड कौन कौन से होते हैं। गेट, क्योंकि मल्टीपल बार गेट करने पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। देन पोस्ट नहीं होता है क्योंकि सेम यूज़र बार बार क्रिएट होता रहेगा, आईडी अलग होगी। पुट ये होता है क्योंकि हम अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजते हैं तो पूरा रिक्वेस्ट जो पूरा रिसोर्स होता है वो रिप्लेस जाता है, सर्वर को चेंज नहीं आता है। देन पैच, ये आइडेंटिफाइड नहीं होता, डिलीट आइडेंटिफाइड होता है। देन रेस्ट एपीआईज, तो हमारा जो रेस्ट एपीआईज होती हैं वो एचटीटीपी के ऊपर ही बेस्ड होती हैं, बस उसमें कुछ एक आर्किटेक्चर पैटर्न होता है, जैसे कि हम सबसे पहले जो हमारा यूआरएल होगा उसका जो पाथ होगा वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना चाहिए, कि यहाँ पे स्लैश एपीआई हो ना हो डजेंट मैटर, बट जनरली ये कन्वेंशन होता है कि स्लैश एपीआई फिर एपीआई वर्जन देन रिसोर्स का नेम, वो भी प्लूरल। अब अगर हमें गेट करना है सारे यूजर्स तो स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स, अगर हमें पर्टिकुलर यूजर चाहिए तो हम इसके बाद एक और स्लैश लगा के आईडी अपेंड करके भेजेंगे। अगर हमें नया रिसोर्स क्रिएट करना है, नया यूजर क्रिएट करना है तो पोस्ट स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स। अगर पैच करना है तो उसकी मतलब उस एक यूजर की फील्ड अपडेट करनी है तो हमें यूआरएल में आईडी भेजनी पड़ेगी। अगर हम पुट करना चाहते हैं तो मतलब हम नया पूरा यूजर भेज रहे हैं एग्जिस्टिंग, बस डिटेल्स उसकी नहीं है, तो हम यहाँ पे साथ में स्लैश आईडी भेजेंगे। डिलीट रिक्वेस्ट में क्या होगा कि एपीआई यूजर्स और स्लैश देन आईडी। ये रेस्ट एपीआई का फॉर्मेट होता है, मतलब अगर कोई भी एपीआई है जो कि इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है तो वी कैन से कि वो रेस्ट है। और कॉमन जो डेटा फॉर्मेट होता है रेस्ट एपीआई में वो जेसन फॉर्मेट होता है। थैंक यू। तो अब हम देखते हैं कि अलग अलग एचटीटीपी स्टेटस कोड्स क्या होते हैं। तो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो हम देखते हैं कि 1 सीरीज़, तो 1 सीरीज़ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए होती है कि कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसका बहुत ही कॉमन यूज़ केस है कि हमारे पास 101 जो कोड होता है, तो जब भी हम वेब सॉकेट कनेक्शन ओपन करते हैं तो सबसे पहले वो एचटीटीपी कनेक्शन ओपन होता है, देन 101 स्टेटस कोड के साथ में वो अपग्रेड होता है टू द वेब सॉकेट कनेक्शन। तो जो इनिशियल कनेक्शन बनेगा वो एचटीटीपी ही बनेगा, देन 101 का हेडर आएगा और फिर हमारा कनेक्शन अपग्रेड होगा टू WS वेब सॉकेट। और जो 2 सीरीज़ वाली होती है वो सक्सेस के होते हैं, एंड 3 रीडायरेक्शन के लिए होते हैं। 4 सीरीज़ जो होती है वो क्लाइंट एरर के लिए होती है, मतलब क्लाइंट की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई या वैसा। एंड देन 5 जो होता है वो सर्वर एरर होता है, उसमें क्लाइंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो भी हुआ है सर्वर की प्रॉब्लम है। अब इसका जो हमेशा जो रिस्पॉन्स आता है वो ऐसे आता है कि ये एचटीटीपी वर्जन होगा, देन जो स्टेटस कोड होगा, इसके बाद जो स्टेटस का फ्रेज होता है। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन कोड्स, जैसे आप 2 सीरीज़ के देख सकते हैं कि 200 का मतलब ओके, तो ये बहुत ही जेनरिक कोड है जो किसी भी सक्सेसफुल टास्क के लिए हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। देन 201 होता है क्रिएटेड, जैसे कि हमने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजा यूज़र क्रिएट करने के लिए, एक यूज़र क्रिएट हो गया तो हमें 201 स्टेटस कोड मिलेगा। एंड 204 होता है नो कंटेंट, तो इस केस में हमारी बॉडी रिस्पॉन्स में कभी नहीं आएगी। जैसे हमने डिलीट करने के लिए भेजा, यूज़र डिलीट हो गया बट वहाँ से बॉडी नहीं आ रही है तो हम 204 रिटर्न कर सकते हैं। देन 206 पार्शियल कंटेंट, तो इसमें क्या होगा कि हमने फॉर एग्जांपल हमने गेट रिक्वेस्ट मारी और कंप्लीट हमारा 10 रिकॉर्ड्स हैं बट हमको सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स मिले हैं, तो इसका मतलब है कि वो 206 पार्शियल कंटेंट का है। देन 3 सीरीज़ के क्या होते हैं कि 301 होता है मूव परमानेंटली, तो मतलब कि एक ही वायरल था, उस पर कुछ रिसोर्स एग्जिस्ट कर रहा था बट हमने उसको मूव कर दिया। ये डोमेन के लेवल पे भी हो सकता है एंड एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस के लेवल के भी हो सकता है। तो जैसे सर्च इंजन कैशिंग कर लेते हैं,
जैसे google.com है वो https google.com पे है, बट सर्वर्स या जो सर्च इंजन होते हैं वो कैशिंग भी कर सकते हैं कि उन्होंने http पे पहले कैश कर लिया था, बट अब https अपग्रेड हो गया है तो उसके लिए होता है ये इंडिकेटर होता है कि सर्च इंजन को अब चेंज कर लेना चाहिए अपने इंडेक्सिंग। देन 302 होता है फाउंड, तो इसका मतलब है कि HTTP भी एग्जिस्ट करता है उसका। अगर हम फॉर एग्जांपल हमने HTTP पे कुछ भी गेट किया और वो 302 आए, इसका मतलब कि वो एग्जिस्ट तो करता है, बट हम चाहें तो रिडायरेक्ट करा सकते हैं, बट ओरिजिनल रिसोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। देन 304 होता है नॉट मॉडिफाइड, इसका मतलब ये है कि हम सपोज कैशिंग कर रहे हैं तो हमारे पास एक वेब पेज है जो कि टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। अब हम पोलिंग करके पता लगा सकते हैं कि वेब पेज चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर 304 आ रहा है इसका मतलब पेज चेंज नहीं हुआ है। देन 307 होता है टेम्परेरी रीडायरेक्ट। अब ये कुछ कॉमन क्लाइंट के एरर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि पता होनी चाहिए सबको। तो 400 होता है बैड रिक्वेस्ट, कि जो भी हमने सपोज कुछ बॉडी भेजी जो कि एक्सपेक्टेड फॉर्मेट में नहीं है, जिसमें सर्वर एक्सपेक्ट कर रहा है वैसा। फिर अनऑथराइज्ड है, अनऑथराइज का मतलब ये है कि यूज़र ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाया अभी तक, जो रिसोर्स एक्सेस करना चाह रहा है उसके लिए ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, बट यूज़र के पास ऑथेंटिकेशन नहीं है। देन फॉरबिडन, फॉरबिडन का मतलब होता है कि यूज़र ने ऑथेंटिकेट तो कर लिया है बट वो पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकता, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो फॉरबिडन के केस में आएगा। देन 404 मतलब वो रिसोर्स प्रेजेंट नहीं है सर्वर पे। देन 405 मेथड नॉट अलाउड, फॉर एग्जांपल कि हमने एक रेस्ट एपीआई बनाई है जिसमें गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट तो है बट पैच डिलीट पुट नहीं है, और अगर हम पैच या पुट रिक्वेस्ट मारने का ट्राई करेंगे तो हमको 405 मिलेगा। देन ये कॉन्फ्लिक्ट के लिए आता है कि 2 बार हमने सेम एंट्री भेज दी, उसके लिए हो सकता है। देन अनसपोर्टेड मीडिया टाइप, सपोज जो हमारा सर्वर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है जेसन फॉर्मेट में डेटा, बट हमने सेंड किया है XML फॉर्मेट में, तो वो एरर थ्रो कर देगा। देन 429 टू मैनी रिक्वेस्ट, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हमने रेट लिमिटिंग लगा रखी है और किसी पर्टिकुलर IP से बहुत फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्ट आ गई कि फॉर एग्जांपल 1 मिनट में 100 रिक्वेस्ट अलाउड है, बट हमने 200 कर दी, तो 100 के बाद में 101 रिक्वेस्ट नंबर से 429 एरर कोड आने लगेगा और हमें पता चल जाएगा सर्वर में प्रॉब्लम नहीं है, बस वो रेट लिमिटिंग की प्रॉब्लम है। देन ये 5 सीरीज जो होती है सर्वर एरर के लिए होती है, तो 500 ऑब्वियसली इंटरनेट सर्वर एरर की कुछ प्रॉब्लम आ गई, सपोज कुछ एक्सेप्शन आ गया जो कि नहीं आना था। देन हमारे पास 503 होता है सर्विस अनअवेलेबल, की वो सर्वर ही डाउन है टेम्परेरीली। देन गेटवे टाइम आउट, कि हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक API गेटवे था एंड वो किसी और सर्विस से डेटा एक्सपेक्ट कर रहा था बट वो डेटा ही नहीं आया, तो गेटवे टाइम आउट हो गया। देन ये बैड गेटवे है, जो गेटवे एक्सपेक्ट कर रहा था डेटा किसी और सर्वर से, वो डेटा गलत फॉर्मेट में आ गया इसके लिए। तो जो 500 सीरीज वाली होते हैं वो सब क्लाइंट की प्रॉब्लम नहीं होती हैं, और अगर हमें वो देखना है कि ये क्यों एरर्स आ रही हैं तो हमें सर्वर के लॉग चेक करने पड़ेंगे। ओके, तो HTTP हेडर क्या होता है? जो कोई भी मेटा डेटा है जो कि हमारे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में जा रहा है उसे हम HTTP हेडर कहते हैं। ये जनरली की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक्सेप्ट एक हेडर होता है, एंड सिमिलरली एक्सेप्ट में जो भी रिक्वेस्ट में जा रहा होगा रिस्पॉन्स में वो कंटेंट टाइप में आना चाहिए, तभी डेटा मैच होगा, एल्स एरर आ जाएगी। और ये हमेशा की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होंगे। अगर जो हमारा HTTP का जो मैसेज फॉर्मेट होता है उसमें ये पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए, हेडर नेम देन कोलन देन वैल्यू। तो अब जो सिंपल जो रिक्वेस्ट हेडर्स होते हैं, कुछ एग्जांपल जैसे होस्ट है, मतलब कि डोमेन नेम क्या है सर्वर का, ये HTTP 1.1 वर्जन में नेसेसरी होता है। देन एक्सेप्ट, कि जो भी हमने रिक्वेस्ट करी है वो रिस्पॉन्स में एक्सेप्ट क्या करना चाह रहा है। देन ऑथराइजेशन, जैसे कि हमारा एक हमने लॉगिन कर लिया, देन हमें पता करना है कि कौन सा यूज़र है लॉग्ड इन है, तो वो हम बेयर टोकन होता है उसमें भेज सकते हैं।
तो BRL टोकन जनरली ऑथराइजेशन हेडर में भेजते हैं, भेज हम कहीं भी सकते हैं, बट ये कन्वेंशन होता है कि ऑथराइजेशन में भेजेंगे तो सही रहेगा। तो जैसे कोई हमारे API गेटवे या वेब सर्वर्स होते हैं तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं ऑथराइजेशन हेडर का। ये सारे स्पेशल टाइप्स के हेडर होते हैं जो कि स्टैंडर्ड हैं। एंड कंटेंट टाइप वही एक्सेप्ट और कंटेंट टाइप हमेशा सेम होने चाहिए, रिक्वेस्ट का एक्सेप्ट और रिस्पॉन्स का कंटेंट टाइप। देन यूज़र एजेंट इस काम में आता है, जैसे कि हमारे क्रोम ब्राउज़र है जो कि फ़ोन में है और क्रोम एंड्रॉयड में है। क्रोम एंड्रॉयड में है एंड देन क्रोम हमारा PC में डेस्कटॉप में है, तो उन दोनों की स्क्रीन साइज में डिफरेंस है। तो हम यूज़र एजेंट का यूज़ कर सकते हैं, तो जिसमें हम बैकएंड पे प्रोसेस कर सकते हैं कि हमें बेसिकली कितना फाइल साइज भेजना है, कितनी बड़ी फाइल भेजनी है, या हमें कम्प्लीटली न्यू वेबसाइट भेजनी है। जैसे कि यूट्यूब के केस में अगर आप डेस्कटॉप पे खोलोगे यूट्यूब तो youtube.com ही खुलेगा, बट अगर मोबाइल पे खोलोगे आप तो वो m.youtube.com खुलता है हमेशा। वो यूज़र एजेंट से पता लगाते हैं कि करंटली कौन सा डिवाइस में वो लॉगिन मतलब यूट्यूब ओपन कर रहा है क्लाइंट। देन कुकी होती है, तो कुकी एक बहुत स्पेशल हेडर होता है जिसमें हम ट्रैक कर सकते हैं यूज़र का सेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें। कुकी बेसिकली आइडेंटिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है। देन रिस्पॉन्स में वही कंटेंट टाइप ये आएगा ही आएगा। देन कंटेंट लेंथ की जो भी रिस्पॉन्स है वो कितना बड़ा है, साइज कितना है, बाइट्स के अंदर बताता है। देन कैशे कंट्रोल की जो भी रिस्पॉन्स आया है वो हमें कितने देर तक कैश करके रखना है, किस किस के लिए अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें। देन लोकेशन की अगर हमें रिडायरेक्ट करना है तो हमें किस URL पे भेजना है वो हम लोकेशन में भेज सकते हैं। देन सेट कुकी, तो अगर ब्राउज़र में सेट कुकी हेडर नहीं आया है रिस्पॉन्स में और कुकी आई है तो कुकी सेट नहीं होगी। स्पेसिफिकली हमको सेट कुकी हेडर में ही भेजना पड़ेगा कुकी, तभी वो सेट होगी ब्राउज़र में, एल्स नहीं सेट होगी। देन एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, मतलब कि जो हमारा सर्वर है क्या वो अलाउ कर रहा है इस करंटली क्लाइंट जो भी है उसके ओरिजिन को कि नहीं। अगर जो सर्वर है वो अलाउ नहीं कर रहा होगा तो ब्राउज़र वो रिस्पॉन्स एरर दे देगा हमको। देन कंटेंट टाइप होता है माइम टाइप्स, तो कंटेंट टाइप जैसे कि एप्लीकेशन स्लैश जेसन है तो जेसन के लिए, टेक्स्ट स्लैश HTML, टेक्स्ट स्लैश PDF, ये सारे होते हैं। तो जैसे हम फाइल भेजनी है, PDF रेंडर कराना है तो हम वो एप्लीकेशन स्लैश जेसन में नहीं भेजेंगे क्योंकि वो ब्राउज़र समझ नहीं पाएगा। इसके लिए हमको स्पेसिफिकली टेक्स्ट स्लैश PDF में भेजना पड़ेगा। ये प्लेन टेक्स्ट .txt फाइल होती है उसके लिए होता है। देन फॉर्म डेटा अगर हमें भेजना है तो हम एप्लीकेशन स्लैश फॉर्म URL एनकोडर में भेजते हैं। देन अगर हमें फाइल अपलोड करनी है तो वो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा में जाती है। देन ये एप्लीकेशन स्लैश XML और ये जेसन, तो REST API में जनरली जेसन यूज़ होता है और पहले SOAP APIs होती थी उसमें एप्लीकेशन स्लैश XML यूज़ होता था। और ये तो ये होना चाहिए, मतलब रिक्वेस्ट में कंटेंट टाइप और रिस्पॉन्स में एक्सेप्ट, सॉरी रिक्वेस्ट में मतलब एक्सेप्ट और रिस्पॉन्स में कंटेंट टाइप, दोनों सेम होने चाहिए। देन अगर और कुछ हेडर देखिए तो ऑथेंटिकेशन के लिए जनरली ऑथराइजेशन हेडर में भेजते हैं, जो भी कंटेंट इन्फो के लिए कंटेंट टाइप, कंटेंट लेंथ, कंटेंट इनकोडिंग यूज़ होती है। ये सारे मेटा डेटा होते हैं जो भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साथ में आते हैं। और अगर हमें अपना कस्टम हेडर भेजना है जो कि स्टैंडर्ड नहीं है तो हमेशा हम जनरली उससे एक्स प्रीफिक्स से स्टार्ट करके भेजते हैं, जिससे सर्वर को पता लग जाए कि ये स्टैंडर्ड नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। और ये सारे केस इनसेंसिटिव होते हैं तो आप कैसे भी लिख सकते हो इन सबको। तो अभी तक हमने बेसिक्स कवर कर लिए हैं। फ्यूचर वीडियोस में हम लोग और देखेंगे HTTP वर्जन्स के बारे में, और हम लोग रियल नोड.js सर्वर और रस्ट में सर्वर्स बनाएंगे। देन हम लोग देखेंगे वर्जन्स अलग अलग क्या थे, उनमें डिफरेंस क्या था, एंड किसकी प्रॉब्लम सॉल्व अगला वाला कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। एंड इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे हम लोग जैसे नोड में, रस्ट में, एंड हम कंप्लीट पूरा HTTP सर्वर्स बनाएंगे। सारे टाइप्स देखेंगे, कुकीज़ क्या होती हैं, सारी चीज़ें। तो फ्यूचर में वीडियोस लेके आएंगे इसमें आपको सारी चीज़ें बताएंगे।